नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। इस 30 मई को मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो गया, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया और दूसरा साल शुरू हो गया है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले साल में वो कौन कौन से मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा तथा वे कौन से मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक यानी फिसड्डी रहा। इसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 5 मंत्री हैं उनसे। तो इस सूची में जो सबसे पहला नाम आता है वह उसके बारे में किसी को कोई संदेह है ही नहीं, न होना चाहिए। वह है गृह मंत्री अमित शाह का। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में दोबारा वापसी की तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर यूँ कहें कि अमित शाह के बिना नरेंद्र मोदी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी शायद संभव नहीं हो पाती, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गृह मंत्री के रूप में पिछले 1 साल में जो उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले किए और जिस तेज़ी के साथ किए वह अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। और मंत्रालय के ऊपर, मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर, मंत्रालय के विषयों के ऊपर जो ज़बरदस्त उनकी समझ और पकड़ है उसका भी इस प्रदर्शन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। गृह मंत्री का कार्यभार संभालने के 3 महीने के अंदर ही जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद ए जैसे साहसिक निर्णय लिया गया और इसका श्रेय गया गृह मंत्री अमित शाह को। 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक निर्णय को जिस तरह से गृह मंत्री ने संसद के दोनों सत्रों में डिफेंड किया और जवाब दिया तथा आगे जिस तरह से पब्लिक में भी उन्होंने डिफेंड किया, उसको लेकर के यानी अपनी शुरुआती तिमाही में ही, शुरुआती महीनों में ही अमित शाह ने मंत्री के रूप में, मोदी सरकार के सफलतम मंत्री के रूप में अपने परचम को लहरा दिया। उसके बाद से नागरिकता संशोधन विधेयक हो या उसके बाद से हुई हिंसा को निपटने को लेकर के हो, वह एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐतिहासिक फैसले लेकर के अपने आप को मोदी सरकार के सबसे सफलतम मंत्री के रूप में साबित करने में सफल हुए। जो मोदी सरकार के दूसरे सफलतम मंत्रियों के सूची में जो दूसरे नंबर पर हैं वह है विदेश मंत्री एस जयशंकर। चूँकि जब भारत ने जम्मू एवं कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 एवं 35A को हटाने का निर्णय लिया, उसके बाद से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसको ज़बरदस्त मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी देश पाकिस्तान की बात को नहीं माना। चीन ने भी इसको यूएन में उठाने की कोशिश की, वहाँ भी भारत इसको रोकने में सफल रहा। तो इसका श्रेय अगर जाता है पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विचार को अपने साथ रखने में भारत अगर सफल हुआ तो उसका श्रेय निश्चित रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाता है। जो तीसरा नाम है वह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह अभी फ़िलहाल चीन के लेकर के तनातनी लद्दाख की सीमा पर चल रही है और उसमें व्यस्त हैं। लेकिन पिछले 1 साल में अगर रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह का कार्यकाल देखा जाए तो उन्होंने अच्छा काम किया है। जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर से 370 को हटाया गया, उसके बाद से जम्मू एवं कश्मीर की जो सुरक्षा स्थिति थी और नियंत्रण रेखा पर जो तनाव था, उस सब चीज़ों को नियंत्रित करने में रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह सफल रहे हैं। जो सबसे बड़ा निर्णय है वह है सीडीएस की नियुक्ति, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मंजूरी और बिपिन रावत को भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्ति। इस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले साल में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। चौथे नंबर पर है रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को हमेशा ही बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर माना जाता है, चाहे वह मोदी सरकार 1 हो या मोदी सरकार 2। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी चाहे वह कोयला मंत्री के रूप में हो
या फिर खनन मंत्री के रूप में हो, या फिर अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में हो, या रेल मंत्री के रूप में हो, पीयूष गोयल लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस सरकार पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। और इस बार भी जिस तरह से रेल परियोजनाओं को कार्यकाल के दौरान पुश किया गया, रेल को इनोवेट किया गया, रेल मंत्रालय में जिस तरह से सुधार की घोषणाएं की गई, रेलवे बोर्ड को जिस तरह से सुधार और मॉडर्नाइज किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, रेलवे बोर्ड से अधिकारियों को कटौती करके फील्ड में भेजा गया, यानी रेलवे के अंदर सुधार की जो शुरुआत की वह अपने आप में काबिले तारीफ है। पीयूष गोयल को जो सफल मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया है चौथे नंबर पर, उसमें एक और जो सबसे बड़ा योगदान है वह है कोरोना काल के दौरान रेलवे का इनोवेशन। यानी जिस तरह से रेलवे आगे आकर के रेल की जो कोच है उस कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का साहसिक निर्णय लिया, यानी हॉस्पिटल ऑन व्हील, यानी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर यह रेल चलता फिरता हॉस्पिटल जाकर के खड़ा हो सकता है। इस इनोवेशन के लिए भी रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय की तारीफ करनी होगी, और जिसके कारण रेल मंत्री के रूप में पीयूष गोयल अपने आप को साबित करने में सफल हुए। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों के सूची में जो 5वें नंबर पर नाम है उसमें नितिन गडकरी का नाम है, लेकिन इस पोजीशन के लिए, इस स्थिति के लिए कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कड़ी टक्कर दिया। जिस तरह से उन्होंने उस कोरोना संकट के दौरान पीपीई किट हो या फिर मास्क हो, उसको लेकर के, चूँकि जब कोरोना का संकट शुरू हुआ तब भारत पीपीई किट नहीं बनाता था, यानी पीपीई किट की भारी कमी थी। भारत के पास सिर्फ 50,000 पीपीई किट थे और वो भी चीन से आयातित। लेकिन स्मृति ईरानी ने उस 2 महीने के दौरान भारत को पीपीई किट में आत्मनिर्भर बनाया, यानी जो देश पूर्णतः आयात पर निर्भर था वह 2 लाख से ज़्यादा पीपीई किट प्रतिदिन उत्पादन करने लगा। इसके लिए स्मृति ईरानी की जितनी तारीफ की जाए कम है। स्मृति ईरानी लगातार सफल मंत्रियों में अपनी गिनती करवाती रही है। मंत्रालय पे जिस तरह से उनकी पकड़ होती है, अधिकारियों पे जिस तरह से उनकी पकड़ है, यह किसी से छुपी नहीं है, और इसी के कारण वह प्रदर्शन करने में भी सफल होती है। लेकिन 5वें पोजीशन पर हमने नितिन गडकरी को लिया है। नितिन गडकरी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में भी सबसे जो सफल मंत्री हैं, जो सक्सेसफुल मिनिस्टर हैं और जो प्रदर्शन कर पाते हैं, यानी जो कार्य करके दिखा पाते हैं, उसमें से एक हैं। यद्यपि नितिन गडकरी को लेकर के किसी तरह का प्रश्न चिन्ह होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा कि उनको किया जाए या स्मृति ईरानी को लिया जाए। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वह है, एक तो नितिन गडकरी के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वह है एमएसएमई, यानी सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय। यह इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है कि देश की बेरोजगारी जो है, उस बेरोजगारी को दूर करने की अगर क्षमता किसी मंत्रालय में है तो वह है एमएसएमई। एमएसएमई देश में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। एमएसएमई के द्वारा ही सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। यह एमएसएमई पूर्णतः शायद इसीलिए, चूँकि पहले कार्यकाल में नितिन गडकरी की जो प्रदर्शन था, जो गिनती होती थी, वह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में होती थी। इसीलिए उनको एक चैलेंजिंग एमएसएमई मंत्रालय दिया गया, क्योंकि अगर एमएसएमई मंत्रालय सक्सेस हो गया, एमएसएमई प्रदर्शन करने लगा, तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवाइव होने में समय नहीं लगेगा। और यह चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन एमएसएमई अभी भी स्ट्रगल कर रही है। नितिन गडकरी उसके लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम आने में अभी समय लगेगा। और जो उनका सड़क परिवहन मंत्रालय का काम है, तो इस पिछले 1 साल में कई ऐसे सड़क परियोजनाएं हैं जो उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाई है जिस रफ्तार की उम्मीद की जा रही थी। इसलिए नितिन गडकरी का इस
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदर्शन थोड़ा सा फीका हुआ है, लेकिन फिर भी वह मोदी सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे उन मंत्रियों की जो फिसड्डी साबित हुए हैं, यानी जिनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। और इस सूची में जो सबसे पहला नाम है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे। वह बिल्कुल ही किसी भी तरह का सरकार में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे हैं। किसी को याद भी नहीं है कि वो मंत्री हैं भी। ये स्थिति हो गई है उनकी। मंत्री आज तक प्रदर्शन के द्वारा अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है। और जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, ये अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले मंत्री साबित हुए हैं। इस सूची में जो दूसरा नाम है वह है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री के रूप में वह अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे, क्योंकि उनका संघ से भी पृष्ठभूमि रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद शिक्षा मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। और शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मोदी सरकार 2 के दूसरे कार्यकाल में अपना कोई भी छाप छोड़ने में असफल रहा है। पूरे 1 साल अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन होते रहे, विवाद होता रहा। किसी भी मुद्दे को वह पूरी संकल्प शक्ति और पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और लीडरशिप के साथ उसको सॉल्व करने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति को लेकर के स्मृति ईरानी जब HRD मिनिस्टर थी, उस वक्त जो कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर प्रकाश जावड़ेकर के कार्यकाल में भी कुछ नहीं हुआ, उस पर रिपोर्ट आने, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी रमेश पोखरियाल निशंक उस पर आगे नहीं बढ़ पाए, उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। जो विचारधारा को लेकर के बात है, जो इतिहास को लेकर के बदलने की बात चल रही थी, ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई भी कदम उठाने में रमेश पोखरियाल निशंक पूर्णतः असफल साबित हुए। इस क्रम में जो तीसरा नाम है वह है रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा की। मोदी सरकार में DV सदानंद गौड़ा वह मंत्री हैं जिनका मंत्रालय हर बार बदल दिया जाता है। यानी मोदी सरकार 1 में भी इनका मंत्रालय, जब भी मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होता था, हर बार इनका मंत्रालय बदल दिया जाता था। इनकी शुरुआत रेल मंत्रालय जैसे भारी मंत्रालय से किया गया, लेकिन लगातार इनका डिमोशन होता रहा और किसी भी मंत्रालय में यह अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनकी न तो मंत्रालय पे पकड़ बन पाई और न ही मंत्रालय के विषयों और अधिकारियों के ऊपर। इस कड़ी में जो चौथा नाम है निराशाजनक प्रदर्शन करने वालों की सूची में, वह है खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल का। हरसिमरत कौर बादल के पास कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि को लाभकारी बनाने के लिए और किसान कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अगर विस्तार ज़्यादा होता, अगर ये कंपनियां आगे बढ़ती है, तो इससे जो किसान के उत्पाद, जो उनके उपज हैं, उसको न सिर्फ एक अच्छा बाज़ार भाव मिलेगा, बल्कि देश के अंदर से जो प्रोसेस्ड फूड है, यानी कई कच्चे पदार्थ होते हैं जिनको नष्ट हो जाने का डर रहता है, वह डर ख़त्म होगा और प्रोसेस फूड का भंडारण बढ़ेगा। यानी हम फूड सिक्योरिटी की तरफ भी बढ़ेंगे, किसान कल्याण की तरफ भी बढ़ेंगे, रोज़गार सृजन की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन हरसिमरत कौर बादल बयान देने के लिए तो आगे रहती हैं, यानी राजनीतिक बयानबाजी तो करती रहती हैं, लेकिन एक मंत्री के रूप में अपने प्रदर्शन के द्वारा कोई खास छाप छोड़ने में असफल रही है। निराशाजनक प्रदर्शन करने वालों की सूची में जो 5वां नाम है वह है
पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारी उद्योग मंत्री तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे 3 मंत्रालयों को संभाल रहे प्रकाश जावड़ेकर के। अगर मोदी सरकार 1 का कार्यकाल देखा जाए और मोदी सरकार 2 का कार्यकाल देखा जाए तो इस पूरे कार्यकाल में अगर सदानंद गौड़ा के बाद से कोई और मंत्री है जिसका मंत्रालय लगातार बदलता रहा है तो वह है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर लगातार एक मंत्री के रूप में अपने कामों से निराश करते आए हैं। उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। जब मोदी सरकार एक सत्ता में आई तब भी प्रकाश जावड़ेकर को 2 मंत्रालय दिए गए थे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उनका प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि 6 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वापस ले लिया। लेकिन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में ये प्रदर्शन करने में सफल रहे थे, जिसके चलते इनको बाद में प्रमोट करके, यानी बाद में इनका पद को आगे बढ़ा करके इनको शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में इनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ। यानी जो शुरुआत आज शिक्षा मंत्रालय जो कुछ भी दिखाने की स्थिति में है, उन सब की शुरुआत उस समय की गई जब स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी ने जो पार्टी के नीतिगत फैसले थे, जो विचारधारा के निर्णय थे, उसको बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, जिसका लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर के शिक्षा मंत्री बनते ही उस सब को जोरदार धक्का लगा और इस तरह के जो भी सुधार थे वह रुक गए और सरकार के अंत आते आते संघ परिवार का भी प्रकाश जावड़ेकर से मोह भंग हो गया और एक तरह से वह संघ परिवार को लगने लगा कि इनसे जल्दी जितना जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन जब मोदी सरकार 2 का कार्यकाल शुरू हुआ तो एक बार फिर से प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में प्रकाश जावड़ेकर बहुत ही निराशाजनक एवं खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्री साबित हुए। अगर यूँ कहा जाए कि मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 के कार्यकाल के दौरान जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं तो वह है प्रकाश जावड़ेकर। आपको ध्यान होगा कि जब जब प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनते हैं तब मोदी सरकार की जो संवाद है, जनता के द्वारा जो संवाद है या यूँ कहें जो PR है, जो कम्युनिकेशन है, वह टूट जाता है। इसको बैड PR कहते हैं। यानी सरकार को बहुत बैड प्रेस मिलता है। सरकार की प्रेस में बहुत खिंचाई होती है और जनता के सामने सरकार की भदे पिट जाती है। तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी 6 महीने तक ये हुआ, जिसके बाद इनको हटा करके अरुण जेटली को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। उसी तरह से मोदी सरकार 2 के कार्यकाल में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में प्रकाश जावड़ेकर निकम्मे मंत्री साबित हुए हैं। किसी भी तरह का संवाद स्थापित करने में, सरकार के निर्णयों को जनता तक पहुंचाने में असफल साबित हुए हैं। एक तरह से ऐसा लगता है कि इनका मंत्रालय के ऊपर कोई पकड़ ही नहीं है और मंत्रालय को वर्चुअली अधिकारी चला रहे हैं और जिस दिशा में मर्जी उस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। सरकार की संवाद शैली क्या है, सरकार क्या निर्णय लेती है, जनता तक कैसे पहुंचाना है, सरकार उसमें सफल होती है। चाहे वो CAA विरोधी हिंसा हो और चाहे कोरोना वायरस के समय का हो, दोनों ही बार सरकार अपने निर्णयों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई और अंततः फायर फाइटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। अगर हर बार प्रधानमंत्री को ही अपनी सरकार की छवि बचाने और संदेशों को पहुंचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा तो फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री की ज़रूरत ही क्या है। उससे तो अच्छा है कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ही हो जाए, जो कि सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करेगा। अगर कैबिनेट स्तर पे अगर सूचना एवं प्रसारण मंत्री है और उसके बाद भी PR स्टंट हो जाता है, PIB के ट्विटर हैंडल से सरकार विरोधी ट्वीट हो जाते हैं, बाद में
उसको डिलीट करना पड़ता है, तो फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री का उत्तरदायित्व क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो इतने बड़े बड़े मंत्रालय संभालने के बाद भी प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में निराश किया है। जब शिवसेना के कोटे के मंत्री अरविंद सावंत सरकार से बाहर हुए तो उसके बाद से भारी उद्योग मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर के पास आ गया। वहाँ पर भी प्रकाश जावड़ेकर कोई भी प्रदर्शन करने में असफल रहे हैं। वह मंत्रालय कुछ कर भी रहा है या नहीं, किसी को नहीं मालूम। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में भी प्रकाश जावड़ेकर का प्रदर्शन इस कार्यकाल में कोई खास उपलब्धि वाला नहीं रहा है। तो ये थे मोदी सरकार 2 के पहले साल में 5 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और 5 बहुत ही खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्री। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नीति पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए नमस्कार।